हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज हम पार्ट 34 में डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेटाबेस होता है उसके अंदर फंक्शंस क्या काम करते हैं और उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज के टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं, उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और फंक्शंस में अगर पैरामीटर्स पास करने हों तो वो किस तरह से पास किए जाते हैं। फंक्शन कोई एक वैल्यू रिटर्न करता है या एक टेबल रिटर्न करता है तो वो किस तरह से वैल्यू रिटर्न करवाई जाती है, और फिर ये देखेंगे कि फंक्शंस और स्टोर प्रोसीजर के अंदर क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। अ डेटाबेस फंक्शन इज अ रीयूजेबल प्रोग्राम stored inside a database that accepts input, performs a specific operation and returns a value। एक रिजल्ट रिटर्न करता है, एक्चुअली एक वैल्यू रिटर्न करता है। एक वैल्यू भी हो सकती है, सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, और एक पूरा टेबल भी रिटर्न कर सकता है। एक फंक्शन अगर सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको स्केलर यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। अगर पूरे का पूरा टेबल ही रिटर्न कर देगा तो ऐसे फंक्शन को हम टेबल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं और कुछ यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं। ये हम देख लेते हैं कि फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले देख लें कि की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कि फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू और अ सेट ऑफ वैल्यूज। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फंक्शन है लेकिन वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। इनपुट पैरामीटर्स की बात यह है कि फंक्शंस को पैरामीटर पास किए जा सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, लेकिन वैल्यू ज़रूर रिटर्न करेगा। इनपुट पैरामीटर्स पास करना ज़रूरी नहीं है लेकिन वो फंक्शन कुछ ना कुछ ज़रूर रिटर्न करेगा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये फंक्शंस जो होते हैं ये सेलेक्ट कमांड के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन फंक्शंस के थ्रू इंसर्ट, अपडेट और डिलीट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। फंक्शन को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यूरी एम्बेडिंग, यानी कि इसको क्यूरी के अंदर जहाँ पे भी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होती है आप वहाँ पे फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं, वेयर के अंदर भी और हैविंग क्लास वगैरह के अंदर भी फंक्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आ जाते हैं वही बात के डेटाबेस के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो कितनी किस्म के होते हैं। तो वो दो तरह के मेन फंक्शंस होते हैं, एक होता है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो बिल्ट इन फंक्शन है उनमें से चंद एक पहले भी आप देख चुके हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था कि सम का फंक्शन होता है, एवरेज है, काउंट है, मीन है, मैक्स है। ये वो फंक्शन है जो एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हमने पढ़े हैं पहले। अगर आपको वो चीज़ें जेन में नहीं है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ पहले वो वीडियो देख लें जिसके अंदर हमने एग्रीगेट फंक्शंस को कवर किया था। बाकी स्ट्रिंग के फंक्शंस भी हो सकते हैं। जिस तरह स्ट्रिंग है उसकी लेंथ रिटर्न करने के लिए आप लेंथ का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। कोई सब स्ट्रिंग चाहिए उसमें से, तो ये सब स्ट्रिंग है या अपर है, लोअर है, कंकैटिनेट है, ये फंक्शंस जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए। इसी तरह डेट के फंक्शंस हैं, गेट डेट है, डेट डिफरेंस है, डेट ऐड करनी है उसके अंदर तो वो फंक्शंस हैं। तो इसी तरह फर्दर आगे स्टैटिस्टिक्स के भी फंक्शंस होते हैं। तो बहरहाल ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं ये पहले से मौजूद होते हैं, आप जस्ट उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस चूंकि पहले से मौजूद नहीं होते, आप खुद बना सकते हैं। खुद बनाएंगे तो दो तरह के यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो सकते हैं, एक वो फंक्शन जो एक वैल्यू रिटर्न करेंगे और एक वो फंक्शन जो पूरा टेबल भी रिटर्न कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में जो एक वैल्यू रिटर्न वाले करने वाले फंक्शन है जिनको हम स्केलर वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं। जब भी आपने फंक्शन बनाना होता है तो क्रिएट का कीवर्ड यूज करते हैं, फंक्शन का कीवर्ड यूज करते हैं, क्रिएट फंक्शन। आगे फंक्शन का नाम आ गया fn_कैलकुलेट कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन लिखा जा रहा है। इसके अंदर दो पैरामीटर्स पास होंगे, एक होगा प्राइस के नाम से और दूसरा होगा टैक्स रेट के नाम से। पहला आर्गुमेंट जो है वो डेसिमल टाइप का होगा, यानी कि फ्लोट टाइप की वैल्यू आएगी, डबल टाइप की वैल्यू आएगी, 10 डिजिट्स की वैल्यू होगी। इशारिया के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ सकते हैं। सिमिलरली टैक्स रेट जो है वो 4 डिजिट्स की वैल्यू होगी, 2 जो है वो डेसिमल पॉइंट से पहले और 2 डेसिमल पॉइंट के बाद आ सकते हैं। इस तरह से आपने ये दो पैरामीटर्स इसको पास कर दिए कि ये दो पैरामीटर्स होंगे। अब रिटर्न्स डेसिमल, ये फंक्शन एक डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा जा रहा है रिटर्न्स डेसिमल, इट मीन दिस इज स्केलर वैल्यूड फंक्शन, दिस इज नॉट रिटर्निंग द होल टेबल, इज रिटर्निंग अ सिंगल वैल्यू। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केलर वैल्यूड फंक्शन।
तो जब आपने ये बता दिया कि ये एक डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा, उसके बाद आ जाता है एज बिगिन और एंड। बिगिन और एंड के दरमियान में जो स्टेटमेंट्स लिखेंगे, जब भी आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया करेंगे तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाया करेंगी। क्या करना है जी, प्राइस के टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर दें। प्राइस को टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी टैक्स बनता है उस प्राइस के ऊपर वो प्राइस के अंदर ऐड कर दें तो टोटल प्राइस आपको मिल जाएगी। ठीक है, टैक्स कैलकुलेट होने के बाद टोटल प्राइस मिल जाएगी। अब इस फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए प्रोडक्ट का नाम लिखा, उसकी बेस प्राइस ये है और टैक्स ऐड करने के बाद जो प्राइस बनती है वो फाइनल प्राइस। इस तरह से उस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो यहाँ पे वो फाइनल प्राइस रिटर्न कर देगा फ्रॉम प्रोडक्ट्स के टेबल में से। अगर आप इसके बरअक्स अगर टेबल वैल्यूड फंक्शन को यूज करना चाहें तो टेबल वैल्यूड फंक्शन को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। टेबल वैल्यूड फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए उसी तरह लिखेंगे क्रिएट फंक्शन गेट स्टूडेंट बाय बैच। एक बैच के अंदर सारे मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे तो इस वजह से वो टेबल रिटर्न होगा। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है रिटर्न्स टेबल, वहाँ पे लिखा गया था ना रिटर्न्स डेसिमल, तो यहाँ पे लिखा जा रहा है रिटर्न्स टेबल, एक टेबल रिटर्न करेगा एज। अब यहाँ पे आप गौर करें कि यहाँ पे बिगिन और एंड नहीं लगाया गया क्योंकि टेबल जो है ना वो ये रिटर्न आगे आपने क्यूरी लगा दी है, ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो एक टेबल रिटर्न होगा, वो जो टेबल रिटर्न होगा वो इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू होगी। क्या रिटर्न हो रहा है, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी नेम CGPA फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ईयर ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू बैच ईयर। जो भी बैच ईयर पास किया जाएगा इस फंक्शन को, उस बैच ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स रिटर्न होंगे, उनकी आईडी रिटर्न होगी, उनका नाम और उनका CGPA रिटर्न होगा। तो यहाँ पे अब इस फंक्शन को यूज कैसे करना है, आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dbo.fn_get स्टूडेंट बाय बैच। तो ये गेट स्टूडेंट बाय बैच जो है ये 2025 के सारे स्टूडेंट्स रिटर्न करेगा। तो ये एक टेबल बन जाएगा, उस टेबल को आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ भी टेबल का नाम चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई, तो अब यहाँ पे वो एम्प्लॉई क्योंकि टेबल होता है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी एक टेबल ही रिटर्न कर रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम उस फंक्शन का नाम। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एक टेबल रिटर्न हो जाएगा। अब देखें कि स्टोर प्रोसीजर भी हम पढ़ चुके हैं, फंक्शंस भी उसी तरह होते हैं। स्टोर प्रोसीजर में पैरामीटर पास किए जा सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर जो है वो भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो बहरहाल इनमें डिफरेंस क्या है कि फंक्शन लाजमी वैल्यू रिटर्न करेगा, स्टोर प्रोसीजर लाजिम नहीं है कि वैल्यू रिटर्न करें। फंक्शन सिलेक्ट के अंदर यूज होते हैं, जबकि जो स्टोर प्रोसीजर है वो आपके इंसर्ट भी, अपडेट भी और डिलीट भी कर सकते हैं, जबकि फंक्शन जो है वो इनके इस तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, यानी कि डाटा को मैनिपुलेट नहीं करता, यानी कि DML स्टेटमेंट्स फंक्शंस के अंदर नॉर्मली नहीं आती हैं। कैन बी यूज पार्ट ऑफ क्यूरी, ये क्यूरी का पार्ट हो सकता है, जबकि एग्जीक्यूट करते हैं इसको एग्जैक्ट या एग्जीक्यूट कीवर्ड्स के थ्रू स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं। रीयूजेबल है कैलकुलेशंस के लिए, क्यूरी लॉजिक के लिए, क्योंकि जहाँ भी आपको वो वैल्यू चाहिए होगी, वो टेबल चाहिए होगा, आप फंक्शन को कॉल कर लेंगे, वो वैल्यू वो टेबल मिल जाएगा। तो चले हम इसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए मैं SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पे जाता हूँ। ये मैंने SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करके रखा हुआ है। इसमें देखें कि मैं एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, तो डेटाबेस के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस क्रिएट किया। इस डेटाबेस का नाम मैं रख लेता हूँ MyDemoDB। ओके किया तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने एक नई क्यूरी यहाँ पे स्टार्ट की, और पता है आपको कि मैंने वो क्यूरीज लिख के रखी हुई हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए और टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करने के लिए। तो ये मैंने कॉपी की, बल्कि इस सारी को मैं यहाँ से ले जाता हूँ और कॉपी करके वहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट किया मैंने, इसको पेस्ट करके मैंने इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया, जो पहली क्यूरी है इसको एग्जीक्यूट किया तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज़ को ऐड करता हूँ, तो ये वाली वैल्यूज़ मैंने सारी की सारी उसके अंदर इंसर्ट की, एग्जीक्यूट किया तो 10 रोज इफेक्ट हो गई हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि वो कौन सी 10 रोज आई हैं तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें कि ये वाली रोज जो है ये इफेक्ट हो गई, यानी कि ये 10 रिकॉर्ड्स इस टेबल के अंदर ऐड हो चुके हैं। अब प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले तो मैं बिल्ट इन फंक्शंस को देख लेता हूँ। बिल्ट इन फंक्शंस हमने 3 तरह के यहाँ पे देखे हैं, और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे तो यहाँ पे अब कवर करना जो है मकसद नहीं है।
जस्ट ये बताना ही मकसद है कि बिल्ट इन फंक्शंस कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या अगर यूजर डिफाइंड फंक्शंस बनाने हो तो वो कैसे बनाए जा सकते हैं। तो चलें इनमें से कोई बिल्ट इन फंक्शन, यानी कि मैं स्ट्रिंग के चले फंक्शंस लिख लेता हूं। मैंने यहाँ पे एक नई क्यूरी स्टार्ट की। अब मैं कहता हूं कि सिलेक्ट, क्या मैं नेम को सिलेक्ट करता हूं, पहले नेम को सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने अपर, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। मैं कहता हूं नेम को अपर लेटर्स के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट करके ले आओ। इसके बाद फिर मैंने लिखा एक और फंक्शन है लोअर, इसके अंदर भी मैंने नेम को पास किया। सिमिलरली सब स्ट्रिंग का भी एक फंक्शन है, मैंने लिखा है सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग में उसमें मैं कहता हूँ नेम लो और नेम के दूसरे कैरेक्टर से स्टार्ट करके 3 कैरेक्टर्स की सब स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये चंद एक मैंने फंक्शंस लिख लिए हैं जो कि बिल्ट इन है। कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉई टेबल से। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे एम्प्लॉई टेबल मौजूद होना चाहिए, क्योंकि मैंने वो टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर वैल्यूज भी रखी हैं। तो ये देखें, ये एम्प्लॉई टेबल मौजूद है। तो उस टेबल के अंदर मैं कहता हूँ नेम को भी लेके आओ, अपर केस में, लोअर केस में, उसके सब स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करो। तो अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूँ, तो इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे ये नेम मिल गया जो कि डेटाबेस टेबल के अंदर मौजूद है। ये अपर केस में वो सारे का सारा नाम, यानी कि डी भी अपर केस में है, ए भी अपर केस में, VID, ये सारे के सारे लेटर्स जो है वो अपर केस में आ गए। अगर लोअर केस को देखेंगे तो सारे के सारे लेटर्स लोअर केस में आ गए। अगर आप देखेंगे डेविड को, तो डेविड में दूसरा देखिए ना, दूसरे कैरेक्टर से लेकर 3 कैरेक्टर चाहिए थे। ये दूसरा है A, तीसरा है V और चौथा है I। तो AVI यहाँ पे आ गया। तो इसमें दूसरा कौन सा है? LIC, तो ये LIC आ गया। इसके अंदर बॉब के अंदर चूंकि कैरेक्टर्स ही 3 थे, तो दूसरे से O भी आ गया, तीसरा कैरेक्टर नहीं है। सारा का इसी तरह ARA आ गया। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि बिल्ट इन फंक्शंस को हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर भी आप डेट के फंक्शंस इस्तेमाल करना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास सैलरी भी है। एक मरतबा मैं लिख लेता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉई। इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो देख लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे डेटा फायरिंग भी है। डेट की फंक्शन भी मैं यहाँ पे एग्जिबिट करने के लिए कि डेटा फायरिंग को यूज करता हूँ। और क्या मैं लिख लेता हूँ, मैं लिखता हूँ सिलेक्ट नेम, और दूसरे नंबर पे मैं कहता हूँ नेम आए और डेटा फायरिंग आए, और तीसरे नंबर पे उसका एक्सपीरियंस आ जाए कि कितना एक्सपीरियंस हो गया। और एक्सपीरियंस को काउंट करने के लिए मैं आज की डेट में से डेटा फायरिंग के ईयर्स को माइनस करूंगा तो मुझे पता चल जाए कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है। तो वो कैसे? मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेता हूँ डेट डिफरेंस का। ठीक है, डेट डिफरेंस का। तो मैं ईयर्स में डिफरेंस मालूम करना चाहता हूँ, कौन सी डेट का? डेटा फायरिंग का। और किस डेट से? गेट डेट, ये आज की डेट रिटर्न करता है। ये फंक्शन में कॉल करूंगा तो आज की डेट रिटर्न कर देगा। फ्रॉम एम्प्लॉई के टेबल से ये चीज़ें मुझे लेके आनी है। ठीक है जी। अब मैं इस क्यूरी को अगर एग्जीक्यूट करूं तो ये क्यूरी मुझे नाम रिटर्न करेगी, डेटा फायरिंग रिटर्न करेगी और नंबर ऑफ ईयर्स रिटर्न करेगी कि कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर आप यहाँ पे लिख भी दें कि ये यहाँ से एक्सपीरियंस, इसको एज एक्सपीरियंस एलियस दे दें इसको, तो इस तरह से एलियस दिए जा सकते हैं। तो इस क्यूरी को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये एक्सपीरियंस आ गया। जो 2006 का है तो 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 2005 का है 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 2008 का है तो 18 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, ये 2000 का है तो 26 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस तरह से एक्सपीरियंसेस जो है वो आप ईयर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ईयर्स की बजाय यहाँ पे आप लिख देते हैं डेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डेज में भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने कितने दिन का एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, ये दिनों का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अगर आप मंथ करना चाहें तो मंथ का ही एक्सपीरियंस भी काउंट कर सकते हैं, वो भी डिफरेंस आ सकता है। तो इस तरह से अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो मंथ्स के अंदर ये आ जाएगा। वीक के अंदर करना चाहें तो वीक के अंदर भी आ जाएगा। तो ये देखिए वीक्स के अंदर भी एक्सपीरियंस जो है वो आप दे सकते हैं इस तरह से। तो ये डेट के फंक्शंस भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस पढ़ते रहे वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट मिनिमम सैलरी एज मिनिमम,
maximum salary as maximum, average salary as average from employee। इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज सैलरी आ गई है पूरे के पूरे टेबल की। तो इस तरह से ये एग्रीगेट फंक्शंस हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। बिल्ट इन फंक्शंस को मेरे ख्याल में आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अक्सर मसला जो है हमारा वो ये है कि हम अपने फंक्शंस अगर बनाना चाहें तो वो किस तरह से बना सकते हैं। तो चले मैं एक नई क्यूरी लिखता हूँ। नई क्यूरी में मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम लिख लेते हैं fn_। अच्छा, इस फंक्शन से मैं करता हूँ कि सैलरी जो है ना वो मैं बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि जिसकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा है उसको 7% का इंक्रीमेंट देना है। जिसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है लेकिन 70,000 से कम है उसको 10% का इंक्रीमेंट देना है। और जो 50,000 से कम है उनको 15% का इंक्रीमेंट देना है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो मुझे ये इंक्रीमेंट बता दे कि किसको कितना कितना इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह का फंक्शन बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया fn कैलकुलेट परसेंटेज। मैं कहता हूँ यहाँ पे सैलरी मिलेगी, इसको, इस फंक्शन को एक आर्गुमेंट मिलेगा जिसका नाम होगा सैलरी। ठीक है, वो किस टाइप का होगा? वो इंटीजर टाइप का होगा। ठीक हो गया जी, ये मैंने इनपुट पैरामीटर उसको पास कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा। रिटर्न्स इंट, ये इंटीजर रिटर्न करेगा एज बिगिन। तो क्या करेगा? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ जो सैलरी दी गई है इसको, सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70,000, रिटर्न कर दो 7%। ठीक है, एल्स इफ सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 तो रिटर्न कर दो 10% इंक्रीमेंट देना है। एल्स रिटर्न कर दो 15% इंक्रीमेंट देना है। ठीक है जी, और ये इसको मैंने एंड कर दिया और मैंने लिख दिया गो। ये सारी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब जरा देखिए ये फंक्शन जो है मैं बनाने लगा हूँ। तो पहले देख लेते हैं माई डेमो डीबी के अंदर ये टेबल्स हैं। ये है आपकी प्रोग्रामेबिलिटी। इसके अंदर अगर देखें तो ये फंक्शंस पड़े हुए हैं। फंक्शंस को आप चेक करें तो स्केलर वैल्यूड फंक्शंस भी है, टेबल वैल्यूड फंक्शंस भी है, एग्रीगेट फंक्शंस भी हैं, सिस्टम फंक्शंस भी हैं। तो ये जो चीज़ है ना रिटर्न इंटीजर, तो ये एक स्केलर वैल्यू फंक्शन बनने जा रहा है। तो अगर आप स्केलर वैल्यूड फंक्शंस को देखें तो इसके अंदर फिलहाल कोई भी फंक्शन नहीं पड़ा हुआ। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इसको एग्जीक्यूट करने से अब देखें कहते हैं द लिस्ट स्टेटमेंट इंक्लूड विद इन अ फंक्शन मस्ट रिटर्न अ स्टेटमेंट। अच्छा, वो कहता है कि जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी जरूरी है कि एक रिटर्न स्टेटमेंट उसके एंड पे लिखी हो। ठीक है जी, तो ये करने के लिए मैं यहाँ पे अलग अलग रिटर्न कर रहा हूँ हर एक स्टेटमेंट से। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का और कह देता हूँ डिक्लेयर परसेंटेज और वो परसेंटेज किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का होगा। तो मैं कह देता हूँ अगर ये है तो सेट परसेंटेज इज इक्वल टू 7, अगर ये है तो सेट परसेंटेज इज इक्वल टू 10 और वरना सेट परसेंटेज इज इक्वल टू 15 और एंड में हम कह देते हैं कि रिटर्न कर दो जो भी परसेंटेज बन गई है। ठीक है, अब ये फंक्शन बन गया। वो कह रहा था कि एक स्टेटमेंट रिटर्न करनी चाहिए, वो स्टेटमेंट इसने रिटर्न कर दी है। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, यानी कि एक फंक्शन हमारा बन गया है।
अगर स्केलर वैल्यूड फंक्शन को रिफ्रेश करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब वो फंक्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, कैलकुलेट परसेंटेज। अगर इस फंक्शन के अंदर देखें तो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स कौन से हैं, एक सैलरी उसको मिलती है जो कि इंटीजर टाइप की है, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम, कैसे कॉल करना है, मैं एक नई क्यूरी लिखता हूं और कहता हूं कि सिलेक्ट नेम सिटी सैलरी, और अब मैं चाहता हूं कि उस सैलरी पे इंक्रीमेंट कितना लगा है, तो मैं यहाँ पे वो फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ dbo डॉट fn अंडरस्कोर कैलकुलेट परसेंटेज, और यहाँ पे मैंने सैलरी पास करनी है। चलें जी, फ्रॉम एम्प्लॉई, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये कह रहा है जी कि डेविड की सैलरी चूंकि 50,000 थी तो 50,000 पे 10,000 का इंक्रीमेंट लगेगा, ये 50,000 से कम है तो 15% का लगेगा, ये 70,000 से ऊपर है तो 7% का लगेगा। तो इस तरह से यानी कि जो फंक्शन था वो सही काम कर रहा है, वो सैलरी को चेक कर रहा है कि अगर 70,000 से अबव है तो 7% का इंक्रीमेंट दे रहा है, अगर 70,000 से कम है लेकिन 50,000 से ज्यादा है तो 10% का इंक्रीमेंट दे रहा है। ये देखिए 50 पे भी 10 का मिला है, 55 पे भी 10 का मिला है, और अगर 50 से कम है 38,500 है तो ये 15% का इंक्रीमेंट मिला है, 48,000 वाले को भी 15% का इंक्रीमेंट मिला है। अब हम चाहते ये हैं कि ये जो सैलरी है ना ये इतने परसेंट, अगर 50,000 है तो 10%, अगर 50,000 से कम है तो 15%, ये हम चाहते हैं कि कितनी बनती है, यानी कि ये इंक्रीमेंट कितना बनेगा। तो उसके लिए मैं एक और फंक्शन लिख लेता हूँ, नई क्यूरी स्टार्ट करते हैं, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम रख लेते हैं fn अंडरस्कोर कैलकुलेट इंक्रीमेंट, और इसमें इंक्रीमेंट कैलकुलेट करने के लिए भी मुझे सैलरी चाहिए और वो इंटीजर टाइप की होगी ज़ाहिर है, और रेशियो चाहिए कि कितने परसेंट इंक्रीज होनी है, 10% होनी है, 7% होनी है या 15% होनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे परसेंटेज भी ले देता हूँ साथ, वो भी इंटीजर टाइप का होगा, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा एक इंटीजर को ही, और इसको हम एज बिगिन करके स्टार्ट करते हैं, और ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा जो सैलरी आई है उसको मल्टीप्लाई करेगा परसेंटेज के साथ, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देगा 0.01 के साथ। क्यों? क्योंकि इस तरह से 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये परसेंटेज में आ जाएगी वैल्यू। वैसे तो अगर सैलरी 50,000 थी तो 10% का इंक्रीमेंट लगना है तो वो 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करेगा, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 10 ये तो 5 लाख बन जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 50,000 का 10% यानी कि 5,000 आए, तो इस वजह से 0.01 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये एंड कर दिए इसको और गो कर देते हैं। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूं तो ये देखिए ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, और अगर मैं स्केलर फंक्शंस के अंदर जाके इसको देखूंगा, रिफ्रेश करता हूं, तो यहाँ पे एक और स्केलर फंक्शन इंक्रीमेंट का भी बन गया है। अब अगर मैं नई क्यूरी लिखूं और नई क्यूरी के अंदर मैं ये दोनों चीज़ें मालूम करना चाहता हूं तो मैं लिख सकता हूं सिलेक्ट नेम सिटी, और पहला फंक्शन था सैलरी, सैलरी भी दे देते हैं, सैलरी dbo डॉट fn अंडरस्कोर कैलकुलेट परसेंटेज, उसमें सैलरी को पास कर देते हैं, और दूसरा फंक्शन भी यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ dbo डॉट fn अंडरस्कोर कैलकुलेट इंक्रीमेंट, और इसको दो चीज़ें चाहिए थी, एक सैलरी और दूसरा कि इंक्रीमेंट कितना होना है। तो वो कैसे पता चलेगा इंक्रीमेंट कितना होना है, ये वाला फंक्शन बता रहा है। इस फंक्शन को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे दूसरे आर्गुमेंट के तौर पे इसको पेस्ट कर दिया कि ये वाला फंक्शन मुझे
इंक्रीमेंट बता दिया करेगा। अब इस फंक्शन को मैंने यहाँ से अगली लाइन पे ले जाता हूँ ताकि वो नजर आए सही तरह से। फ्रॉम एम्प्लॉई, इसको एग्जीक्यूट किया। अब आप देखेंगे कि ये बता रहा है कि 50,000 पे 10% का इंक्रीमेंट लगना था और वो इंक्रीमेंट लग के 5,000 सैलरी बढ़ेगी। ये 38,000 वाले की 57,000 सैलरी बढ़ जाएगी, 5700 बढ़ जाएगी। इसी तरह ये सोन आप देख सकते हैं। अब अगर मैं ये सैलरी बढ़ा के टोटल करके जमा करके ऐड करके डिस्प्ले करना चाहूँ कि अब नई टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी, तो उसके लिए फिर मुझे ये इस तरह से फंक्शन लगाने पड़ेंगे। तो अगर आप देखें कि ये बहुत कम्प्लेक्स किस्म की एक क्यूरी बनती जा रही है, तो क्यों ना मैं एक क्यूरी ऐसी लिख लूँ जो टेबल मुझे रिटर्न करे और उस टेबल में से जो वैल्यूज मुझे चाहिए हों वो मैं डिस्प्ले कर दूँ। तो इसी मकसद को हल करने के लिए मुझे टेबल वैल्यूड फंक्शंस भी मिल रहे हैं कि टेबल वैल्यूड फंक्शंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ। टेबल वैल्यूड फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं, देखिए ये जिस तरह ये क्यूरी आपने लिखी है ना, टेबल वैल्यूड फंक्शंस भी इसी तरह से काम करेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। चले मैं एक टेबल वैल्यूड फंक्शन लिख लेता हूँ। क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम रख लेते हैं fn अंडरस्कोर रिटर्न टेबल रिटर्न टेबल। ठीक है ना, ये एक फंक्शन का नाम रख लेते हैं और इस फंक्शन के अंदर मैं कह देता हूँ ये रिटर्न करेगा टेबल को एज रिटर्न। ये फंक्शन यहाँ पे आएगा इस ब्रैकेट के अंदर। क्या क्या रिटर्न करेगा, सिलेक्ट नेम, सिटी, सैलरी, वही चीजें जो पहले हम यूज करते रहे। अब यहाँ पे मैं वो फंक्शन लिख लेता हूँ। कौन सा फंक्शन, dbo डॉट fn अंडरस्कोर कैलकुलेट परसेंटेज एज इंक्रीमेंट अंडरस्कोर परसेंटेज कर देते हैं ताकि वो उसको कीवर्ड के तौर पे ट्रीट ना करे। तो फिर आगे जो है ना वो नेक्स्ट आता है कि वो परसेंटेज लगने के बाद सैलरी इंक्रीज कितनी होगी, तो उसको भी हम पहले देख चुके हैं कैसे हम यूज करेंगे। हम लिखेंगे dbo डॉट fn अंडरस्कोर कैलकुलेट इंक्रीमेंट। और इंक्रीमेंट कैलकुलेट करने के लिए एक तो सैलरीज का पास करेंगे और दूसरा जो फंक्शन पास करेंगे वो ये वाला फंक्शन होगा जो कैलकुलेट परसेंटेज को सैलरी पास किया हमने। ये वाला फंक्शन हम यहाँ भी कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे। अब तीसरे नंबर पे मुझे टोटल सैलरी चाहिए, तो जो टोटल है टोटल सैलरी भी यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवानी है। तो मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ एज इंक्रीमेंट और तीसरे नंबर पे जो चीज आएगी वो आएगी सैलरी प्लस सैलरी में ऐड करो क्या, ये जो वैल्यू आई है, जो वैल्यू भी आई है इसको सैलरी के अंदर ऐड करो और उसको एज न्यू सैलरी, इसको न्यू सैलरी के तौर पे इंट्रोड्यूस करो और वो टेबल के अंदर मुझे वहां पे डिस्प्ले कर दो। ये तीन चीजें जो है ना मैंने टेबल बना लिया। टेबल बनाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लिखा गो। अब अगर आप देखें तो ये है स्केलर फंक्शंस और टेबल वैल्यू फंक्शंस के अंदर देखें तो अभी फिलहाल कोई भी टेबल वैल्यूड फंक्शन नहीं पड़ा हुआ। अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो बहुत सारे एरर्स आने शुरू हो गए हैं कि ये देखिए जी नेम क्या है, सिटी क्या है, सैलरी क्या है, वो तो आपने बताया नहीं है। तो ज़ाहिर है ये बताना तो चाहिए था कि सिलेक्ट कर रहे हैं तो कहाँ से सिलेक्ट करके लाना है, फ्रॉम एम्प्लॉई। ये करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करें दोबारा तो ये देखिए ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब एक फंक्शन बन गया है जिसके अंदर नेम, सिटी आ रहा है, सैलरी आ रहा है, परसेंटेज आ रही है, इंक्रीमेंट कितना बन रहा है, नई सैलरी कितनी बन रही है,
ये सारी चीजें आ रही हैं। अब आप इस टेबल से क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम dbo.fn अंडरस्कोर कैलकुलेटेड, क्या फंक्शन का नाम था? फंक्शन का नाम था fn रिटर्न टेबल, fn अंडरस्कोर रिटर्न टेबल। ये फंक्शन मैंने कॉल किया fn अंडरस्कोर रिटर्न टेबल को। देखिए कोई आर्गुमेंट नहीं चाहिए तो मैंने कोई आर्गुमेंट यहाँ पे पास नहीं किया। तो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ये वाला फंक्शन कॉल कर लिया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम रिटर्न टेबल जो है वो कहता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो यहाँ पे जाके दोबारा इसको पेस्ट कर दें और आप इसको एग्जीक्यूट करें। ये देखें वो इंक्रीमेंट परसेंटेज भी आ गई, इंक्रीमेंट कितना लगेगा और नई सैलरी क्या बनेगी, ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, इसमें से भी अगर आप एक एक चीज को डिस्प्ले करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सैलरी नेम को डिस्प्ले करो और न्यू सैलरी को डिस्प्ले कर दो। नेम और न्यू सैलरी को डिस्प्ले करो फ्रॉम ये वाला टेबल जो है इसमें से। अब देखेंगे नेम और न्यू सैलरी ये दो चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी तरह इसके अंदर आप वेयर क्लास वगैरह को भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि ये टेबल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्केलर वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में आपको अच्छी आगाही मिल चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का, TCL। ठीक है, DDL DML को हम पढ़ चुके हैं। आगे हम TCL को देखेंगे कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल के अंदर हम किस तरह से कमिट करते हैं ट्रांजैक्शन को या किस तरह से रोल बैक करते हैं। तो फिर उसके बाद DCL है कि किस तरह से हम एक्सेस को कंट्रोल करते हैं, डाटा को कंट्रोल करते हैं। तो फिर हमारा जो है ना वो ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो 3-4 लेक्चर्स जो है मजीद इस कोर्स के अंदर हैं हमारे पास। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको TCL पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।